एवरीवन, वेलकम टू प्रयास यूपीपीसीएस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी महेश कुमार वर्णमाल की ये एनसीईआरटी की सार संग्रह हिस्ट्री को। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री का इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इतिहास को जो है कितने इसको मतलब पार्ट में डिवाइड किया गया और कौन सा जो है इसका पार्ट किस काल से लेकर के मतलब इसका टाइम पीरियड कब तक से कब तक का रहा। तो सबसे पहले बात करेंगे ये एंशिएंट हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल मतलब प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जहाँ पर कोई भी इसका ये लिखित साक्ष्य जो है प्राप्त नहीं था। प्राचीन काल का वो मतलब एक ये समय था जहाँ से कोई भी इसका लिखित इतिहास प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ से जो आद्य ऐतिहासिक काल उस समय को कहा गया जहाँ से कुछ लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए किंतु जो है उनको पढ़ा नहीं जा सकता था, इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया। नेक्स्ट जिसको ऐतिहासिक काल उस समय को कहा गया जिसमें कि लिखित साक्ष्य भी प्राप्त थे और उनको पढ़ा भी जा सकता था, तो उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता था। तो एंशिएंट हिस्ट्री को मतलब तीन ये पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल था इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। जो प्रागैतिहासिक काल था तो ये जो इसका प्रागैतिहासिक काल का जो ये पूरा पाषाण काल था ये अज्ञात से लेकर के कब तक, तो ये 9000 ईसा पूर्व तक रहा। इसमें ये ईसा और ईसा पूर्व याद रखिए क्योंकि ये कई बार मतलब अरेंजमेंट करने को पूछ लिया जाता है। तो पूरा पाषाण काल का समय ये अज्ञात से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद का जो समय हुआ वो मध्य पाषाण काल कहलाया और जो मध्य पाषाण काल कहलाया वो कब तक रहा, तो ये 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक रहा। मध्य पाषाण काल कब से कब तक रहा, तो ये 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक रहा। और उसके बाद का समय जो हुआ वो नौ पाषाण काल कहलाया और नौ पाषाण काल ये 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक रहा। तो ये इनका टाइम याद रखिए, पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक और मध्य पाषाण काल ये कब से कब तक का, तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक। और जो नौ पाषाण काल रहा तो ये 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक रहा। आगे बात करेंगे जो आद्य ऐतिहासिक काल रहा। आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें जो इसकी पहली सभ्यता रही वो सिंधु घाटी की सभ्यता कहलाई। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इसका समय कब से कब तक रहा, तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। आद्य ऐतिहासिक काल जो दो भागों में बट गया, इसको जो पहली सभ्यता इसकी रही है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक रही। और दूसरी जो वैदिक सभ्यता कहलाई इसकी आद्य ऐतिहासिक काल की वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक, 600 ईसा पूर्व तक रही। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक रही, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक रही। और वैदिक सभ्यता ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक, 600 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। अब जो इसके बाद ये वैदिक सभ्यता, तो ये वैदिक सभ्यता को ये दो कालों में इसको विभाजित किया गया, जिसमें पहला काल ऋग्वैदिक काल कहलाया और दूसरा उत्तर वैदिक काल कहलाया। यहाँ पर इसका ये समय इंपॉर्टेंट है, समय जरूर याद रखिए। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रहा और उत्तर वैदिक काल जो रहा तो ये उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक, ये 600 ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट अब बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। तो जो ऐतिहासिक काल रहा ये सबसे पहले इसमें जो प्राचीन भारत की बात करें तो ये कब से कब तक रहा। प्राचीन भारत का समय रहा 600 ईसा पूर्व से लेकर के ये 712 ईस्वी तक। 712 ईसा तक कौन सा ये जो रहा वो समय, उसको प्राचीन भारत कहा गया। उसके बाद मध्यकालीन भारत जो रहा, मध्यकाल का समय रहा वो 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा। अब यहाँ से याद रखिए जो ये मध्यकालीन रहा तो मध्यकालीन में ये ईसा पूर्व नहीं मतलब रहा, यहाँ पर ईस्वी रहा। ये 712 से ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत रहा। उसके बाद ये आधुनिक भारत का जो समय आया वो कब से आया, तो ये 1707 से लेकर के और ये 1964 तक आया।
उसके बाद ये आधुनिक विश्व की बात करें तो ये 14वीं शताब्दी से लेकर के और कब से तक, ये 1950 मतलब ये 1950 तक ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट बात करेंगे अब जो मध्यकालीन भारत में कौन कौन से मतलब ये मध्यकालीन भारत में और प्राचीन भारत में कौन कौन से वंश जो है इम्पोर्टेंट थे, उनको भी यहाँ पर देख लेंगे। क्योंकि अब क्या मतलब जो भी अब एग्जाम में चीज़ें पूछी जा रही हैं तो बहुत ही डीपली पूछी जा रही हैं। अभी सबने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ उसको सभी ने देखा होगा कि मतलब चीज़ें जो है हिस्ट्री की हो या किसी भी सब्जेक्ट की हो कितना मतलब डीपली पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। ये प्राचीन भारत का जो समय रहा, प्राचीन भारत जो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी तक जो समय रहा, उसमें महाजनपद काल जो रहा तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रहा। महाजनपद काल का समय जो रहा ये कब तक रहा तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। और मगध साम्राज्य ये कब से कब तक रहा तो ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक रहा। ये ईस्वी और ईसा पूर्व वाला मतलब जरूर याद रखिए। इसमें प्राचीन भारत में जो ये प्राचीन भारत के समय में मगध साम्राज्य रहा, ये कब से कब तक तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक रहा, ये 300 ईसा पूर्व तक रहा। और मौर्य साम्राज्य तो ये 300 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक रहा। इसमें ये मौर्य साम्राज्य में ही कई इंपॉर्टेंट वंश हुए, जिसमें ये संगम काल, चेर, पांडे, चोल, ये सभी जो है वंश कहाँ किस साम्राज्य में हुए थे तो ये सभी मौर्य साम्राज्य में थे। नेक्स्ट जो मौर्योत्तर काल हुआ, ये मौर्योत्तर काल का समय रहा 184 ईसा पूर्व से लेकर के 313 ईस्वी तक। और गुप्त साम्राज्य आया, ये कब से कब तक रहा तो गुप्त साम्राज्य रहा 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक। और जो हर्षवर्धन का काल रहा, ये कब से कब तक रहा, हर्षवर्धन का काल 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक रहा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे जो मध्यकालीन भारत रहा, उसमें पहले पूर्व मध्यकाल जो रहा तो ये 8वीं शताब्दी से लेकर के कब तक 12वीं शताब्दी तक रहा। और जो 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी का समय था वो उत्तर का मध्यकालीन कहलाया। 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का समय पूर्व मध्यकालीन कहलाया। और 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी का जो समय था इसको क्या कहा गया, इसको ये उत्तर मध्यकालीन कहा गया। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें जो पूर्व मध्यकालीन समय था 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, इसमें जो उत्तर भारत में महत्वपूर्ण राजवंश हुए उसमें ये राजपूत वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। और जो दक्कन भारत में महत्वपूर्ण वंश हुए उसमें चालुक्य वंश, पल्लव वंश और राष्ट्रकूट वंश हुए। दक्षिण भारत जो था तो इसमें ये चेर, पांडे, चोल और शाही, ये चोल वंश हुए। ये 9वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक शाही चोल वंश था। शाही चोल वंश कब से कब तक रहा तो ये सबसे लंबे टाइम तक रहा। शाही चोल वंश 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। और ये उत्तर मध्यकालीन समय में जो कि 12वीं शताब्दी से लेकर के कब तक 18वीं शताब्दी तक रहा। इसकी बात करें तो उत्तर भारत जो था इसमें ये दिल्ली सल्तनत में मतलब ये दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। उसके बाद यहाँ पर ये चौहान वंश आया और उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत में कौन, मुगल वंश आ गए। नेक्स्ट बात करें ये दक्कन भारत में तो ये इसमें ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जो है इनका शासन रहा। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में चेर राजवंश रहा, देवगिर वंश रहा, ये देवगिर के यादवों का मतलब शासन रहा। और वारंगल के जो थे तो ये काकतियों का शासन रहा। और जो द्वार समुद्र में तो ये द्वार समुद्र में होयसलों का शासन रहा। नेक्स्ट अब बात करेंगे आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत का जो समय रहा था मतलब जो ऐतिहासिक काल, उसमें ये आधुनिक भारत का समय जब आया तो इसमें क्या हुआ, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। मतलब यहाँ पर जो यूरोपीय थे वो व्यापार के लिए आने लगे। तो यूरोपियों में सबसे पहले कौन आया था, यूरोपीय कंपनियों की बात करें मतलब एक तो यहाँ पर यूरोपियों का आगमन पूछा जा सकता है इनका भी कई बार कि यूरोपीय किस क्रम में आए थे। तो इनका एक यूरोपियों के आने का क्रम अलग है और जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है ये इनका एक क्रम अलग है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी, ये कब आई थी, ये 1498 में आई थी। उसके बाद डच कंपनी आई तो ये कब आई, ये 1602 में आई। और अंग्रेज कब आए थे, ये 1608 में अंग्रेजों की कंपनी आई। और फ्रेंच जो है ये इनकी कंपनी कब आई थी तो इनकी ये 1664 में आई थी। तो इनका भी ये सीक्वेंस याद रखिए, सीक्वेंस
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ये जो ये आधुनिक भारत था, तो ये मतलब 3 भागों में डिवाइड हो गया था, जिसमें यूरोपीय मुगल साम्राज्य हुआ और ये मतलब अंग्रेज़ों की भारत में विजय। तो यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य था, इसमें ये मुगल साम्राज्य का विघटन जो हुआ, तो इसमें जो उत्तराधिकारी थे ये बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक, ये इतने मतलब यहाँ पर ये उत्तराधिकारी राज्य थे मुगल साम्राज्य के विघटन के समय। और अंग्रेजों में भारत की विजय की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर ये अंग्रेजों की भारत में ये कर्नाटक युद्ध हुआ, कब 1744 से लेकर के 63 के टाइम तक। और ये बंगाल और प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि ये प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, और बक्सर का हुआ कब, तो ये 1764 में। ये दोनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई थी। और प्लासी के युद्ध से ही जो है अंग्रेजों ने मतलब अपना अस्तित्व यहाँ पर जमाना भारत में शुरू कर दिया था। और सबसे निर्णायक मतलब सबसे जिम्मेदार युद्ध मतलब अंग्रेजों की जो है मतलब भारत में रहने का या मतलब उनके अस्तित्व का सबसे जिम्मेदार युद्ध कौन सा रहा, तो ये बक्सर का जो बक्सर विजय रही 1764 की। नेक्स्ट हुआ मैसूर का युद्ध, जो कि 1799 में हुआ। और मराठा संघ की समाप्ति, जो कि 1817 से लेकर के 1818 के टाइम पर हुई। और पंजाब का अधिग्रहण भी कर लिया अंग्रेजों ने, ये कब 1849 के टाइम पर किया। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें और भी हुई थी, जैसे कि उसी टाइम पे ये आधुनिक भारत में ही, मॉडर्न इंडिया के टाइम पे ही यहाँ पर ये दास्ता का जो बंधन था, उसमें अंग्रेजों द्वारा जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक राजनीतियों द्वारा भारत का शोषण किया गया, मतलब काफ़ी शोषण भारत का किया गया था। इसमें ये 1857 का जो हुआ यह मुक्ति संग्राम, इसमें कुछ चीज़ें मतलब कुछ चीज़ों से यहाँ पर मुक्ति मिल पाई थी, कुछ चीज़ों से मतलब छुटकारा मिल पाया था जो दास्ता। और राष्ट्रवादी जागरण का टाइम जो था, तो इसमें ये सामाजिक धार्मिक कुछ सुधार हुए और राजनीतिक कुछ संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसमें ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता हुई, जिसमें ये कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल दो मतलब पार्ट में डिवाइड हो गई। ये गठन किया गया कांग्रेस का, और ये कांग्रेस आगे चल करके 2 भागों में बट गई। इसमें क्रांतिकारी आंदोलन भी गांधी जी के क्रांतिकारी आंदोलन हुए, इसमें गांधी जी के भी मतलब काफ़ी आंदोलन रहे। नेक्स्ट बात करेंगे ये स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत में भी जो है कुछ मतलब तात्कालिक समस्याएं थी, आर्थिक प्रगति थी और विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद बात करेंगे आधुनिक मतलब मॉडर्न वर्ल्ड की, आधुनिक विश्व की। तो आधुनिक विश्व का जो मतलब समय रहा, उसको ये 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक, और ये 1750 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, और 1900 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक ये समय जो रहा, तो इसको ये 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड किया गया जो आधुनिक विश्व रहा इसके समय को। जब 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक का जो समय रहा, इसमें ये पुनर्जागरण की चीज़ें हुआ, मतलब कुछ जो चीज़ें मतलब ये 14वीं यहाँ पर जो 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक का समय था, इसमें ये पुनर्जागरण हुआ और धर्म सुधार आंदोलन हुए और कुछ मतलब भौगोलिक खोज हुए, जिसमें कुछ नवीन जल मार्गों की भी खोज की गई। नेक्स्ट जो 1750 से लेकर के 1900 का समय था, उसमें बहुत सारी कुछ औद्योगिक क्रांतियाँ हुई जो इंग्लैंड से प्रारंभ हुई और अन्य देशों में भी ये क्रांतियाँ हुई। उसमें कि ये अमेरिकी क्रांति हुई, ये इम्पोर्टेंट है। ये 1776 से लेकर के 1883 तक चली और ये विश्व की प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना हुई इस क्रांति के द्वारा। नेक्स्ट जो थी वो फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। इसमें ये मानवाधिकार की घोषणा की गई फ्रांसीसी क्रांति में। और इसी टाइम में जो 1750 से लेकर के 1900 ईस्वी का टाइम रहा, इसी में राष्ट्रवाद उभरा, जो कि जर्मनी और इटली का ये एकीकरण हुआ 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे जो 1900 से लेकर के 1950 का टाइम रहा, इसमें ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 से लेकर के 1910 तक रहा। इसमें एक ये पेरिस की संधि हुई थी 1919 में, और यहाँ पर ये राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 1920 में। रूसी क्रांति हुई 1917 ईस्वी में, और ये विश्व में इसी रूसी क्रांति के साथ ही विश्व में प्रथम साम्यवादी राज्य की भी स्थापना हुई।
इसके बाद दो विश्व युद्धों के मध्य, मतलब 2 विश्व युद्ध हुए, मध्य यूरोप हुए, जिसमें ये वाइमर गणतंत्र और नाजीवाद का उदय हुआ जर्मनी में, फांसीवाद का उदय हुआ इटली में, और स्पेन में ये गृह युद्ध हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो हुआ तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ये 1939 से लेकर के 1945 के टाइम पर हुआ। ये हुआ तो ये मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो था ये संपूर्ण मतलब हुआ पूरे विश्व में, द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें इतिहास का कुछ यहाँ पर ये इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध रहा जो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा। इसमें शांति स्थापना के नवीन प्रयास किए गए। नेक्स्ट बात करेंगे, अब बात करेंगे यहाँ पर एक ये मतलब एक जानकारी थी कि यहाँ पर चीजें मतलब जो है कैसे कैसे हुई सारी। नेक्स्ट अब बात करेंगे यहाँ पर इसके कुछ ऐतिहासिक स्रोतों की। तो सबसे पहले बात करेंगे मतलब यहाँ पर एक इतिहास कहा किसको गया है, तो इतिहास एक कहा जाता है किसी कोई व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित जो भी या घटनाएं, तथ्य जो भी मतलब चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें पहले हुई हैं, उनका एक ये क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो है ये क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। तो एक ये हिस्ट्री की एक तरीके से कह लीजिए कि इसकी डिफिनेशन ये कहलाती है हिस्ट्री की कि जो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण, विशेष या सार्वजनिक क्षेत्र की जो घटनाएं या तथ्य जो भी हैं, तो उनका एक ये क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो होता है ये हिस्ट्री कहलाता है। और दूसरे मतलब एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हिस्ट्री जो है तो ये किसी विशेष समाज की, ये किसी समाज की विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति जो होती है, तो इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। इतिहास जो है तो ये मतलब पहले समाज कैसा था और उसके बाद कैसा हुआ, नेक्स्ट प्राचीन समय में समाज कैसा था, फिर मध्यकाल में कैसा हुआ, उसके बाद आधुनिक में टाइम पे कैसा हुआ, और आज समाज कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, ये सारी चीज़ें हमें इतिहास से पता चलती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे अब हम इसके पुरातात्विक स्रोतों की। तो पुरातात्विक स्रोतों की यदि बात करें हम, तो किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए उसके जो भी उचित विश्लेषण है उसमें पुरातात्विक साक्ष्यों और स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हमको मतलब किसी भी देश अथवा किसी भी चीज़ या किसी भी स्थान का यदि इतिहास जानना है, तो उसमें जो उसके पुरातात्विक साक्ष्य और स्रोत होते हैं उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम उन्हीं के थ्रू जो है मतलब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत जो है तो इसमें क्या क्या आते हैं, अब पुरातात्विक साक्ष्यों में आते क्या क्या हैं, तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि चीजें इसमें शामिल होती हैं। और पुरातात्विक साक्ष्यों में प्राचीन टीलों की जो है खुदाई, पुरातात्विक साक्ष्य जो है ये प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो ये जो प्राचीन टीले वो हैं उनकी खुदाई से प्राप्त होते हैं। प्राचीन टीलों की खुदाई से सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो इनसे हमें जो है इतिहास के बारे में पता चलता है। आगे बात करेंगे टीला जो है, तो ये टीला किसको कहा जाता है, टीला मतलब एक तरीके से धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे जो पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। और ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक हो सकते हैं, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक हो सकते हैं। बाकी ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं और कलाकृतियां हैं इनके आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना क्या कहलाता है, तो ये पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। जो भी प्राचीन टीले, स्मारक होते हैं उनकी खुदाई करके जो वस्तुएं और कलाकृतियां जो प्राप्त होती हैं, तो उनका जो ऐतिहासिक एक विश्लेषण किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये आर्कियोलॉजी कहलाता है। पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी कहलाता है। और यदि पश्चिमोत्तर भारत में जो उत्खनन हुए, पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना कब हुई थी, 2500 ईसा पूर्व हुई थी। पश्चिमोत्तर भारत में जो उत्खनन हुए तो उससे ऐसे नगरों का पता चलता है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2500 ईसा पूर्व हुई थी। और ऐसे ही उत्खननों से हमें गंगा घाटी में विकसित जो भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिलती है।
उत्खननों के द्वारा ही, खुदाई के द्वारा ही हमें गंगा घाटी में विकसित जो भौतिक संस्कृति थी इसके बारे में जानकारी मिलती है कि वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की बस्तियाँ कैसी थी और वहाँ की सामाजिक संरचना कैसी थी, वहाँ पर किस प्रकार के मृतभांड पाए गए थे, किस प्रकार के घर होते थे, किस प्रकार के वो मतलब भोजन में अनाजों का उपयोग करते थे और किस प्रकार के जो औजार होते थे, हथियार होते थे, इन सारी चीज़ों का मतलब कौन कौन सी चीज़ों का, किस किस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो ये गंगा घाटी की जो विकसित भौतिक संस्कृति है इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, दक्षिण भारत के कुछ लोग जो थे तो ये मृत व्यक्ति के शव के साथ, ये भी सारी चीज़ें मतलब खुदाई से ही पता चलती हैं कि दक्षिण भारत के जो लोग थे तो कुछ लोग थे मृत व्यक्ति के साथ क्या करते थे, शव के साथ औजार, ये हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे और कब्र में दफनाते थे उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर और घड़े खड़े कर दिए जाते थे। तो जो ऐसे स्मारक होते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता था। ये मेगालिथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो दक्षिण भारत के लोग थे तो जो व्यक्ति मृत हो जाते थे उनके शव के साथ औजार रखते थे, हथियार रखते थे, मिट्टी के बर्तन रखते थे, वस्तु में कब्रों में और जो भी मतलब उनके यूज की बहुत सारी चीज़ें होती थी, उनका मानना मतलब कुछ उनका रहा होगा अपना, तो इस कारण वो उन सारी चीज़ों को साथ में दफनाते थे और उसके ऊपर मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देते थे। तो जो ऐसे स्मारक बन जाते थे उनको क्या कहते थे, महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करेंगे, किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान, आगे बात करेंगे किसी प्राचीन वस्तु में ये विद्यमान कार्बन डेटिंग में आई कमी को जो माप करके उसके समय का निर्धारण किया जाता था। किस जो कोई प्राचीन वस्तु है तो उसमें विद्यमान जो कार्बन डेटिंग होती थी उसको माप करके ही आई, जो उसमें कमी आई होती थी उसी को माप करके उसके समय का निर्धारण किया जाता था। आगे बात करेंगे, और जो ये रेडियो कार्बन एक ऐसी विधि है, ये रेडियो कार्बन भी कई बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। रेडियो कार्बन एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता था कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगा लिया जाता था कि कोई वस्तु जो है तो ये किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या मतलब कार्बन, ये जो 14 है ये कार्बन का एक ये रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। एक ये कार्बन का जो कार्बन 14 है तो ये कार्बन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो कि सभी जीवित वस्तुओं में विद्यमान होता है और इसी के द्वारा ये पता लगा लिया जाता था कि कौन सी वस्तु जो है किस काल की है। और रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चलता था कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन था। ये रेडियो कार्बन डेटिंग जो है इसी विधि से पता लगाया गया था कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन जो था लगभग ये कब 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व में कृषि का प्रचलन था। कहाँ पर, राजस्थान और कश्मीर में। और पौधों के अवशोषण का परीक्षण करके विशेषताएं जो है ये परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता था। आगे बात करेंगे, पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती थी और उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता लगाया जाता था। तो ये सारी चीज़ों का पता कैसे लगाया जाता था, क्योंकि ये रेडियो कार्बन डेटिंग विधि है, इसी के द्वारा इन सारी चीज़ों का पता लगाया जाता था क्योंकि ये सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर कि प्राचीन समय में जो है सिक्के कैसे थे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।